वो क्वालिटी वालिटी देख ले कैसे आ रहा है, चेहरा वेहरा कितना काला आ रहा है, ठीक आ रहा है ना? मतलब ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाया था क्या? तो ठीक है, मतलब नॉर्मल रखोगे तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी आता है ना वीडियो। बैठ जा चलो। कहाँ तक पढ़ाया था मैं? आई थिंक एनर्जी की कहानी हो रही थी। एनर्जी की कहानी हो रही थी, हम एनर्जी में बात किए थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जब मैं बात किया था, तो काइनेटिक एनर्जी में भी मैं बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का दो दो टाइप के फॉर्मूला निकालते हैं। एक था एज अ फंक्शन ऑफ टी, और दूसरा था एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एज अ फंक्शन ऑफ टी होता था ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता था, अगर हम मेन पोजीशन से चालू करें तो, है कि नहीं? एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करें तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता था। याद है ना, बताया था क्या मैं? देखो कहाँ से चालू हो रहा है उसके हिसाब से एक्स लिख देना, वी लिख देना, एक्स लिखना, डिफ्रेंसिएशन करना, वी आ जाएगा, रख देना, आंसर आ जाएगा, पहला चीज। दूसरा होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता था हाफ के के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें यही नहीं बता रहा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक नोट लिखने के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। नोट ये लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, या फिर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, हम बात करें वेलोसिटीज की, हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, हम बात करें एक्सेलरेशन की, जितने भी हम फंक्शन निकालें उन सब की अगर हम बात करें ना, तो टाइम डिपेंडेंट जो इक्वेशंस हैं वो पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो सोच के देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन जो हम लिखते थे ए साइन ओमेगा टी लिखते थे। इट स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन तो क्या लिखते थे? ए कॉस ओमेगा टी लिखते थे, हाँ कि ना? देखो टाइम डिपेंडेंट जो इक्वेशंस है, टाइम डिपेंडेंट जो ग्राफ है वो चेंज हो गई नहीं हुई? साइन का ग्राफ अलग होता है यार, कॉस का ग्राफ अलग होता है। तो टाइम डिपेंडेंट ग्राफ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं वेलोसिटीज की बात, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लिखे थे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मिड पोजीशन। लेकिन अगर मैं इसी को पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बोलूं, तो जो हमारा इक्वेशन आता है ए का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आता है। अरे हाँ कि ना? कहीं और से स्टार्ट करें तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। अरे आता है कि नहीं आता? हाँ? ये सब बातें हो चुकी है आई थिंक। लेकिन सोच, ए का फॉर्मूला मैं बताया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, ए बराबर माइनस के बाई एम एक्स। अरे यार, ए इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ बराबर एम ए बराबर के बाई एम इंटू ए एक्स एक्स सॉरी एक्स बताया था। अब सोचे पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा, बता देगा क्या इक्वेशन? नहीं बता पा रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर, क्या रहेगा? ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। मीन पोजीशन स्टार्टर क्या होगा? ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स, हाँ कि ना? कुछ लोग तो क्या बोल रहा है, खुद बोल रहा है, खुद समझ रहा है। अच्छा जो बोल रहा हूँ किसको किसको समझ में नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताओ तब तो बताऊंगा। आ रहा है सबको? अरे इधर वालों आ रहा है, इधर बीच वाली को आ रहा है, इधर इधर, तेरे पीछे वाले आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? है? क्या बोल रहा हूँ मैं? आ रहा है ना? पक्का गारंटी? पीछे और पीछे एक ये दीदी, उसकी दीदी, बबली की दीदी, समझ में आ रहा है? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है ये? अच्छा, समझ में आया यहाँ तक? तो मैं एक नोट लिख सकता हूँ कि टाइम डिपेंडेंट ग्राफ चेंज हो सकता है पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन बोलूँ पोजीशन डिपेंडेंट ग्राफ चेंज नहीं होती। तो लिख लोगे क्या ये, कि लिखा दो? लिखो, ऑन चेंजिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ऑन चेंजिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ऑन चेंजिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पार्टिकल टाइम डिपेंडेंट ग्राफ कैन चेंज, हो जाती है लिखना कैन चेंज की जगह चेंज,
है ना, टाइम डिपेंडेंट ग्राफ का चेंज्ड बट पोजीशन डिपेंडेंट ग्राफ डू नॉट चेंज। ठीक है, लिखो प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक बिंदु बदलने पर समय पर निर्भर ग्राफ बदल जाता है, परंतु विस्थापन पर निर्भर करने वाला ग्राफ नहीं बदलता है। जो बात कर रहा हूं उसको सुन ले, बाकी बाद में पढ़ लेना। ठीक है, समय पर जो डिपेंडेंट ग्राफ होती है क्या हो जाती है, बदल जाती है, लेकिन विस्थापन पर या डिस्प्लेसमेंट में डिपेंडेंट ग्राफ नहीं बदलता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये तो कहानी थी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, v बराबर दिया जाता है u नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स। ठीक है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसका पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है ये दिया जाता है, u बराबर u नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स। अल्फा इज द एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। अरे सही है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट है बेटा। तो आपको बताना है फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम व्हेन ऑक्सीलेशन इज वेरी स्मॉल। क्या समझ में है? फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन व्हेन ऑक्सीलेशन इज वेरी स्मॉल। तभी तो हम निकाल पाते हैं, बड़ा बड़ा हो तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे हाँ कि ना भाई? तो इस एक लिखो, अब पार्टिकल परफॉर्म, अच्छा तुम लोग लिख लो ना, देखो अंग्रेजी वाला क्या लिखना, अब पार्टिकल परफॉर्मेंस एसएचएम having potential energy is given by this, find out time period of the oxidation for small oxidation। समझ गए? लिखो हिंदी वाले। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका स्थितिज ऊर्जा u बराबर u नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स से दिया जाता है। u नॉट बराबर 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स से दिया जाता है। तो उसका आवर्तकाल बताएं, यदि दोलन बहुत छोटा हो। ठीक है भैया, कैसे निकालेंगे बोलो? कैसे निकालेंगे? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको फोर्स निकालना होता है। टाइम पीरियड निकालने के लिए F प्रोपोर्शनल टू एक्स लेते हैं। याद बता दो, टाइम पीरियड के बारे में चर्चा हुई थी अभी? क्या है दिन हमारा चर्चा नहीं हुई होगी, या हुई तो देखो बेटा, जब भी हमको टाइम पीरियड की बात होती है तो एफ बराबर माइनस के एक्स के रूप में लाना होता है, बताया था मैं। तो वहां पर ओमेगा का वैल्यू होता है अंडर रूट के बाई एम होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ही ले लो। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो 2 बाई अंडर रूट एम बाई के होता है। कितना होता है बेटा? 2 बाई अंडर रूट एम बाई के की के बाई एम की एम बाई के सोच के बोलो, एम बाई के ही होता है टाइम पीरियड। अरे हाँ कि ना? ये है, देखो ये प्रोपोर्शनलिटी एक्स के डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, माइनस। तब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है ये आता है। अब कैसे है यार, जाऊं उसमें? जा सकते हैं, के बाई एम ओमेगा स्क्वायर। अरे के बाई एम ओमेगा स्क्वायर और टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे आया। समझ गए? उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, सीधा लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमको आवर्तकाल निकालना है, अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो इससे हमको कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? इससे कंपेयर करके हमको ये फॉर्मूला लिखना है। इससे कंपेयर करके हमको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अब देखो मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूं। तो देखो इस पे हम सॉल्यूशंस पे जाते हैं, तो u बराबर u नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स होता है बेटा, ये तो दिया गया है। हमको क्या निकालना? फोर्स निकालना है। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आप हम सब अच्छे से जानते हैं, du बाई डी एक्स होता है। आप हम सब अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये u नॉट होगा और साथ ही साथ माइनस इधर वाला, ये तो मर गया,
इसका डिफरेंशिएशन मर गया और कॉस का होता है माइनस है, गलत कर दिया क्या मैं, माइनस साइन अल्फा एक्स इंटू अल्फा। अरे इधर वाला माइनस तो ये है देख, अरे ये वाला माइनस तो है ना बेटा, ये आगे देखो। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो एफ बराबर में क्या लिखूंगा, देख ध्यान से देख, माइनस यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स, हाँ कि ना। अभी बोला गया कि एक्सेलरेशन जो है वेरी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा एक्स को हम क्या ले सकते हैं, अल्फा एक्स भाई। अरे हाँ ना भाई, एफ बराबर माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स यार, कंपेयर कर दे ऊपर वाले से यार, तो कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू क्या आ गया भैया, यू नॉट अल्फा स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू कितना आया, यू नॉट अल्फा स्क्वायर आया भैया। तो टी बराबर क्या होता है भाई, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के यार, एम बाई यू नॉट अल्फा स्क्वायर। बस हो गया आंसर। बहुत कठिन क्वेश्चन था ये, हाँ नहीं था, डिफरेंशिएशन करना था, आंसर आ गया। बट बच्चा डिफरेंशिएशन कर रहा है फिर यहाँ के रुक जाता है और उसको लगता है कि ये भी वैसे तो दिख रहा है, इसको मार दे, यू नॉट अल्फा मार देता है। अबे लेकिन अप्रोक्सीमेशन करना है इसको, तब जाके मारना है, ऐसा सीधा नहीं मार देना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये ऐसे हमको करना पड़ता है। एक पार्टिकल था जो 1 kg का था, मास कितना था बेटा, 1 kg का, जिसका पोटेंशियल एनर्जी वाला जो इक्वेशन दिया था ये दिया था। अरे समझ गए, तो आपको इसमें बताना है, पहला क्वेश्चन बताना है मीन पोजीशन कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन मतलब समझते हो, मध्य स्थिति, हाँ कि ना। दूसरा बताना है आवर्तकाल, क्या बताना है, आवर्तकाल तो समझते ही हैं, टाइम पीरियड भाई, अरे है ना भाई, अच्छा भाई ये हो गया दूसरा हमारा। तीसरा हमको बताना है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, अरे समझ गए। चौथा हमको बताना है कि मिनिमम कितनी होगी, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, ये तो बात ही में की बात ही हो जाएगी, है कि नहीं। और साथ ही साथ हमको एक चीज दिया है, टोटल एनर्जी दिया है 36 जूल, कितना दिया है बेटा, 36 जूल। क्या क्या बताना है, यू मैक्स, टी यू मिनिमम, अच्छा ई दे दो, काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अरे मिनिमम तो अंडा ही होता है, अबे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अंडा होता है, जानते क्यों नहीं जानते हो। अच्छा साथ ही साथ हमको बताना है एम्पलीट्यूड भी बता देना, क्या बताना है, देखो मैं सब पूछ लिया और कुछ पूछने तो बोल। फ्रीक्वेंसी, अबे टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी आ जाता है, टाइम पीरियड का है, हाँ टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है, और कुछ आता है टाइम पीरियड में, सब आ जाता है टाइम पीरियड में, जो मतलब टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, अरे हाँ की ना, देखो ओमेगा आ गया, टी इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ आ गया, तो ये सब पूछने की क्या जरूरत है, अरे हो तो बोल, नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वाला एक कसम, ये क्या था, इरादा, कुछ नहीं करना है, कुछ बड़ी बात थोड़ी है। जब जब हमको फोर्स में जाना होगा तो हमको पता है टी यू बाई डी एक्स होता है, ये तो ये जानकारी आई थिंक होगी आप सबको, होगी तो हम बात करते, तो 20 का डिफरेंशिएशन तो 0 आने वाला है, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2x माइनस 4 होगा आई थिंक, 4 अबे ये 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, अरे हाँ की ना, अच्छा माइनस भी लगा दो, ऐसे हो जाएगा ना ये, अबे यार ले मर, ठीक है, टू, अब ठीक है क्या, फोर्स आ गया। अच्छा मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होता है, मैक्सिमम ना, मीन पोजीशन पे फोर्स जो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब फोर्स मैक्सिमम तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, घुसा दूंगा तो गिर जाओगे। मीन पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम होता है, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है मैक्सिमम होता है बोल रहे तुम तो। मीन पोजीशन का फोर्स कितना होता है, 0, फॉर मीन पोजीशन, फॉर मीन पोजीशन फोर्स क्या होना है, फोर्स 0 होना है, तो माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, x इक्वल टू कितना मिलेगा, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, मीन पोजीशन। अच्छा मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होता है बेटा, 0, और मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मींस काइनेटिक एनर्जी,
और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। गलत बोल रहा हूं मैं? मिनिमम होता है। तो अगर देखो पहला का आंसर आ गया ना, अरे एक आंसर आ गया, ए का। बी का देखो आवर्तकाल पूछा है, आवर्तकाल हमको यहाँ से निकाल लेंगे ना, 2x+4। तो के का वैल्यू कितना है? 2। अरे देखना है दे, के का वैल्यू कितना है? 2। तो टी बाई 2 बाई अंडर रूट एम बाई के 1/2। ये टाइम पीरियड आ गया भाई, सॉल्व तो हो जाएगा दे। अरे √2 पाई, अरे आगे लिख दे √2 पाई। अरे सही नहीं कहूँ क्या? अरे 2 ने 2 को मारा, √2 √2। अच्छा ये हमारा क्या आ गया भैया? आवर्तकाल आ गया। तीसरा हमसे क्या पूछा गया है? तो सबसे पहले मैं मिनिमम निकाल लो। मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर होता है? 8 MP। हाँ कि ना? MP मीन्स मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेन पोजीशन ना, हाँ। तो मेन पोजीशन मतलब एक्स का वैल्यू कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, यू नॉट लिख दो इसको। जनरली हम लोग मेन पोजीशन का यू नॉट लिखते हैं। तो देख कहाँ गया इक्वेशन, ये तो 20 तो है ही, प्लस 2 - 2 0। अबे 2 - 2 स्क्वायर 0। तो यू मिनिमम हमको कितना मिला भैया? वो यू नॉट मिला, और हमको कितना मिला? 20 जूल मिला भाई। अरे हाँ कि ना? 20 जूल में है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम तो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और वो 36 जूल दिया गया है। मैंने दिया, मैं क्वेश्चन में दिया गया, देखे 36 जूल दिया गया है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 36 जूल। मिनिमम कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है? 16 जूल। नहीं आया क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का आ गया ना? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा टोटल एनर्जी माइनस म्यू नॉट है। टोटल एनर्जी कितनी? 36, ये कितना? 20, कुल मिला के कितना? 16 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ गया भैया? 16 जूल आ गया। और मिनिमम कितना हो गया यार? 0 हो गया है। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकाले? अरे एक चीज तो और बचा क्या? अबे एफ है ना, ये एफ है कि नहीं? अरे ये दोनों को एक साथ बता दिया क्या मैं? अरे सी था, ये डी था ना, ये क्या था? ई। सही है क्या? एफ में आ गया एफ। अच्छा एक चीज बता, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है? हाफ के स्क्वायर होता है यार, हाँ कि ना? और कितना दिया? 16। 16 बराबर हाफ के स्क्वायर, 32/के। अरे हाँ कि ना? का रूट दैट इज इक्वल टू ए। और के का वैल्यू मुझे पता है कितना, के का वैल्यू। नींद आ रहा है? जा घूम के हट जा। मेरे लिए बहुत क्या वाली बात है, सौभाग्य की बात है कि मेरे क्लास में किसी को नींद है कि नहीं? तुझे नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बढ़िया सो जाओ यार, क्या है टेंशन क्यों लेना, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे समझ में आया? अच्छा के का वैल्यू हमको कितना दिया गया है? 2 रख दे भाई। 16, 16 मतलब 4। ए बराबर कितना भैया? 4 मीटर। तो एम्पलीट्यूड कितनी है? तो कभी कभी हमसे पूछ देता है उस समय उस एसएसएम का लेंथ कितनी होगी? तो उस एसएसएम की लेंथ कितनी है? 8 मीटर। 2a के बराबर होता बताया था मैंने। ऐसा आता है, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ क्वेश्चन था। वन ऑफ द मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये सब। ठीक है, लिखो भाई। हो गया, चलो है। हाँ आगे ले बेटा। मीन, देखो मीन बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, और औसत बोल सकते हैं। मीन, एवरेज, औसत, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तीनों की चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं अगर चर्चा करूं तो सबसे पहले मीन काइनेटिक एनर्जी की चर्चा कर लूं। है मीन बोलो या फिर क्या बोलो, एवरेज बोलो या फिर क्या बोलो, औसत बोलो या मध्य बोलो, हाँ कि ना? माध्य मान भी कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी का, है ना? किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला क्या था, याद कर। ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता था। अबे यार शायद ये भी स्क्वायर होता था। एम कहाँ गए रे? एम भी तो होता था क्या? एक काम करना, सीधा ये लिख देता हूँ,
हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, याद तो होगा ही नहीं। याद नहीं है उसमें यस सर। अबे याद है, एक झपड़ दूंगा इधर देख ले। क्या कर रही है उधर? हैं? कुछ नहीं, क्यों कर रही, इधर देखना। ए भगवान, नाना प्रकार के व्यक्ति है। इधर पढ़ा रहा हूँ उधर लिख रही है। आई एम समझ गया क्या बेटा? जब भी मीन मीन की बात होती है तो ऐसे लगा देते हैं, याद होगा किसी को। एसी, एसी में बहुत ऐसे लगाते हैं, मीन में ऐसा एसी बहुत लगाते हैं। अच्छा, मैं बहुत जगह लगाया हूँ शायद, नहीं लगाया हूँ काइनेमेटिक्स में भी। यार तुम भूल गए, चलो छोड़ो। इसका मतलब होता है मीन। क्या होता है इसका मतलब? या फिर बोलो एवरेज। क्या होता है? एवरेज। तो यहाँ पर भी लग जाएगा ऐसे, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैं सबसे आसान तरीके से निकलवा रहा हूँ। तो किसी भी चीज का एवरेज निकालने का प्राण पखरी वाला बताऊँ आंसर। जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है, क्या दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी डी टी डिवाइड बाई डी टी। अब इंटीग्रेशन करते रहे, आंसर आएगा। अरे गारंटी के साथ आएगा, 100% आएगा। बीच में इधर को उधर कर दी तो नहीं आएगा, तो मैं उसकी कोई जवाबदारी नहीं ले सकता, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ आंसर आएगा, है कि नहीं? लेकिन हो सकता है बोर्ड भर जाए। अरे भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको हम कैसे लाएं, एक लाइन में, है कि नहीं? इसके लिए मैं कुछ कुछ चीज याद कराया था। याद कर, कॉस ओमेगा टी का अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो अंडा होता है। उसी प्रकार साइन ओमेगा टी की वैल्यू की बात करूँ, एवरेज वैल्यू की बात करूँ, तो ये भी अंडा होता है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये अंडा ना होकर हाफ हो जाता है। याद होगा किसी को? अच्छा, स्क्वायर लगाने पर अंडा होता है कि हाफ होता है? हाफ। लेकिन अगर सीधा सीधा रखो तो क्या होता है? अंडा होता है। तो बस इतना याद रखना, ये तो आसान है। एसी में भी यही पढ़ाया जाएगा। बस आसान है यार, ये बस रख दे अब यहाँ। देख, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की एवरेज की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज की बात करूं, कांस्टेंट का एवरेज तो वही होता है। अबे कांस्टेंट में कोई वेरिएशन आता है क्या? एवरेज वेवरेज कुछ नहीं होता, कांस्टेंट को वही होता है। अब हमको मिला क्या? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर मींस कॉस। अबे कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा? हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना आ जाएगा? 1/4 के स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू कितना आ गया? 1/4 के स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? अच्छा, उसी प्रकार अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो किसकी बात कर लें? मीन या एवरेज या औसत? कौन? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा किसी को यार? बोल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोल। हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ कि ना? प्लस यू नॉट। तो यू नॉट को खा दिए क्या तुम? यही होता है कि नहीं होता है? अच्छा बोल, एवरेज लगा दे तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। अरे हाँ कि ना? तो इधर का एवरेज भी लगा दूं, अरे सीधा लिख दूं क्या? हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यू नॉट। और यू नॉट भी कांस्टेंट है, थी मुझे लगता है यू नॉट भी कांस्टेंट है बेटा। अरे है कि नहीं है? क्या आवाज चेक करेगा क्या एक बार? बीच बीच में ऐसा कर लिया करके, कोई बीच में क्या हो जाता है पता नहीं इसको। ठीक आ रहा है ना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1/2। अरे ये तो यू नॉट का यू नॉट, तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/4 के स्क्वायर यू नॉट। ये क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। क्या? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या? सब सोने आए हैं? आवाज क्यों नहीं आ रही है? इसकी एवरेज होगी। है कि नहीं? अब हमारे पास कौन सी एनर्जी बची? टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अबे समझते हो ना, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, एक चीज बता, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देख, मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक तो इस फॉर्मूले से निकाल दे। टोटल एनर्जी का मुझे फॉर्मूला पता है, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट, और हाफ के स्क्वायर इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड यू नॉट इज द आल्सो कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज वही होता है। अबे 2 का एवरेज बता। अबे 2 ही होगा। 5 का -2 का, बस हो गया और क्या। अरे समझ में आया? तो देख मेरे पास, मैं तो इस मेथड से भी ला सकता हूँ। देख इस मेथड से कैसे लाते हैं, टोटल एनर्जी का एवरेज निकालना है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होगा यार, और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज होगा यार, हाँ कि ना भाई? और इसका एवरेज तो 1/4 के स्क्वायर है।
और इसका वैल्यू 1/4 k² प्लस यू नॉट है। अब देख ये वही आ गया, देख अब यही आया कि नहीं, जोड़ेगा ना, पर जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, यही आएगा। देख मैं सत्य कहा था अभी, टोटल एनर्जी और करंट टोटल एनर्जी इज द कांस्टेंट वैल्यू। ग्राफ याद हो, ग्राफ ऐसे ग्राफ बना था भाईचारा वाला, ऑल इंडिया सार ब्रदर्स एंड इसको छोड़कर, है कि नहीं, तो वैसे ग्राफ बना था कि नहीं। और जो कांस्टेंट होता है उसका एवरेज कितना होता है बेटा, वही होता जो होता है, वही होता है जो समझ गए। हाँ, लिखो एनर्जी में भी बहुत बात कर लेना अपन। आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो। आप पार्टिकल परफॉर्मेंस सिस्टम ऐसे लिखाने की जरूरत है, अबे कर ही तो रहा है, तभी तो हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं। एक सरावर्त गति कर रहे हैं, ये लिखाने की जरूरत है, लिखो। करंट पोटेंशियल एट मेन पोजीशन इज, पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन इज 20 जूल, कितना जूल, एंड मीन काइनेटिक एनर्जी इज 15 जूल, एंड मीन काइनेटिक एनर्जी इज 15 जूल, कितना जूल भाई, देन फाइंड आउट टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी। यदि मध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा, यदि मध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा, यदि मध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है, तथा माध्य गतिज ऊर्जा, भाई साहब क्यों नहीं लिख रहा, तथा माध्य गतिज ऊर्जा 15 जूल है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा की गणना कीजिए। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं इसलिए दिया होता कि तुम वर्डों को समझो, वर्डिंग को समझने के लिए क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बहुत टफ तो है ही नहीं, वर्डिंग समझने के लिए दिया हूँ कि मध्य स्थिति और माध्य दोनों अलग अलग चीजें होती है, मीन पोजीशन एंड मीन काइनेटिक एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया हूँ, है ना। तो देखो हमको सबसे पहले जो दिया है बेटा, ये इसका ढक्कन किधर गिर गया, बीच में, तो नीचे ही तो गिरेगा, ऊपर गिरेगा हे भगवान। काइनेटिक एनर्जी का मीन ऐसा होता है, वो कितना दिया हमको 15 जूल, और हमको पता है इसका फॉर्मूला था ½ k² होता है, अरे हाँ कि ना, 15 जूल, सही बात है क्या है। तो ½ k² का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, बोल 15 × 2 है कि नहीं, 30 जूल आ जाएगा। अरे इधर 1/2 2 इधर चला गया ना, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया, हाँ कि ना, मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का 30 जूल। अच्छा उसी प्रकार वो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मतलब यू नॉट दिया है, कितना दिया है 20 जूल। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ऐसा लेते हैं ना, तो टोटल काइनेटिक टोटल कितना आ जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस यो मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना 30, ये कितना 20, कुल मिला के कितना 50 जूल। किसी का आया था, बस एक का, बाकी लोग यहाँ ताली बजाने आए, बाकी लोग यहाँ क्या करना है, ताली बजाना, बजाओगे ताली है। ताली बजाने के एक साइंटिफिक रीजन है कि तुम्हारा माइंड वाइंड सब खुल जाता है, तो सब खुलता है ताली बजाने से, ये बोला जाता है कि ये है तुम्हारे पूरे बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम इसमें रहता है, अरे बोलते हैं कि नहीं, तो ताली बजाने से सब एक्टिव हो जाता है, इसलिए क्लास में आने से पहले ताली बजा लिया करो, है, ताकि सब एक्टिव रहे, नींद वींद आए तब भी ना आए नींद वींद आए तब भी ना आए कुछ समझ में आया इस वर्ड से, क्या समझ में आया है, क्या समझ में आया, बोल इधर बोलेगी, हाँ बोल आने वाला हो फिर भी ना आए, कौन ना आए, अच्छा
ऐसा बोल रहा है मतलब कौन उसकी बात हो रही तो बताना उसको अच्छे से। सॉरी बोल रही है ये। स्वेटर क्यों नहीं पहनी है? ठंडी नहीं लग रही है? हैं? माँ कसम। अरे कोमल आया क्या आज? बड़े दिनों के बाद। मैं गाना याद कर रहा था, बड़े दिनों के बाद क्या था गाना? हम्म? जिसको याद है वो बोलो ना। बड़े दिनों के बाद भी तो बोलते क्या इसमें? कोमल। खिल्लो। खिल्लो नहीं, बबली। कुछ पता है तुझे? एक आध चीज जैसे पता हो बता दे। ऐसा कुछ बता जो मुझे नहीं पता हो, तुझे बस पता हो। बोल। हाँ ना, वो ये वो तेरी गर्लफ्रेंड का नाम। अबे ये सब कुछ एक जगह वो हो रहा था, रामायण हो रहा था पता है? रामायण हो रहा था। तो एक आदमी बोला, मतलब एक कोई मंडली वाला नहीं था, तो वो बोला कि मैं ऐसा कथा सुनाऊंगा जो आज तक कोई भी नहीं सुना है, कोई भी नहीं जानता हूँ, ऐसा मैं कथा सुनाता हूँ बोलता है। ठीक है। और चौपाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक वर्ड में बोलूंगा कि जब राम जी का जन्म हुआ ना, तो दशरथ कहाँ बैठे थे? राज। भाई 12 बजे। 12 बजे मतलब कहाँ बैठेंगे? वो राज कार्य के लिए अपना क्या बोलते हैं उसको, राज दरबार में बैठे। राज दरबार। हाँ, सभा, बैठक, वहां बैठे थे है ना। तो उसको सुनाई दिया, मतलब उसको दासी लोग दौड़ते दौड़ते नहीं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपको बेटा हुआ है। तो वहां पर एक वर्ड लिखे काना। दशरथ मतलब राजा सुनी काना, मतलब राजा ने कान से सुना। तो वो बोला कि दशरथ को उसने बोला, सुनाई दिया दशरथ को, और दशरथ को लगा कि वो जो मेरा बेटा हुआ है वो काना है। छोड़ो, नहीं समझ आया तुमको है? आ गया कि नहीं आया? ऐसा लोग हैं। वो बोलते कि मैं जो सुनाता हूँ कोई नहीं सुनता। सही बात है भाई, ये तो कोई सुनाता ही नहीं है। अरे सही है कि नहीं है? चौपाई मुझे याद नहीं है, याद होता तो मैं अभी बोलता। समझ गया कि नहीं समझ गया? वैसे ही तू है कहीं से। इस बात की गहराई पे नहीं गया ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आया। नहीं आया ना, समझ में नहीं आया। ये पूछ रही दोबारा। अब जो दोबारा पूछ रही मुझे समझ में नहीं, किसको किसको समझ में आ गया मैं क्या बोला? ये देख तुझे समझ में नहीं, अब बेवकूफ कहीं का। अब आ रहा है। ऐसे लोग हैं। हम्म। कुछ तो आए बाय साए बोल देते हैं। एक था राम, एक था राम लक्ष्मण। कहानी एक, कुछ कुछ लोग आते हैं गांव में कहानी सुनाने। एक था राम, एक था रावण। रावण ने उसकी नारी चुराई। रावण चुराई होने के, रावण नारी के चुराने की वजह से हुई लड़ाई, है ना। इस बात पर तुलसी ने लिख दिया बहुत बड़ा पोथा। ऐसे ऐसे लोग हैं, है कि नहीं भाई? मैं बड़ा कि भगवान बड़ा, ये वाला बता बता चुका हूँ क्या? हाँ चलो आगे बात करते हैं स्प्रिंग की। स्प्रिंग थोड़ा बहुत जान चुके हैं, देखे भी होंगे। स्प्रिंग को हिंदी में भी स्प्रिंग ही कहते हैं आई थिंक। अरे तो चुप क्यों नहीं रहता यार? बात तो कर लेकिन ढंग से किया कर यार, है कि नहीं यार? स्प्रिंग देखे ही होंगे, देखे हो? अरे ऐसे ही दिखता है शायद। इसको बोला जाता है बेटा स्प्रिंग। अच्छा स्प्रिंग क्या है? एक डिवाइस है, क्या है? उपकरण है। अरे स्प्रिंग का डेफिनेशन कैसे दोगे? व्हाट इज परिभाषा स्प्रिंग का? परिभाषा क्या है? कोई बताना चाहोगे? कोई तूफानी लोग? अरे बोलो ना कोई। बाउंस बैक करता हुआ स्प्रिंग होता है कि नहीं? बाउंस बैक करता हुआ स्प्रिंग होता है। फिर बच्चे वो मेले में आते हैं गद्दा वाला, बच्चे ऊपर से जंप करते हैं ऊपर, वो भी स्प्रिंग ही होता है। अरे हाँ कि ना? घुसा दूंगा मैं। वो भी स्प्रिंग होता है।
कई लोग को बोलता हूँ वो सुना ही नहीं देता। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, मेरे क्लास में उसको ही समझ में आया जो दिल दिमाग तन तन मन धन। तुम रोज मुझे पैसा दे रहे हो, धन की बात कर रहे हो। तन मन और क्या, दिमाग और दिल से हो। अब अगर तुम थोड़ा इधर इधर, क्या हो रही बात, नहीं कुछ तो हो रही थी। हाँ हाँ, कैसे होता है? नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ बच्चे जंप करते, वहां तो बगल में स्प्रिंग लगा होता है, देखे होंगे उसमें तो बहुत सारे स्प्रिंग लगा होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो वो नहीं होता डिज्नी, डिज्नी लैंड, डिज्नी का कुछ आता है नहीं, उसमें की बात कर रहा हूँ। वो गद्दा गद्दा नहीं लगा रहता उसमें, उसको बोल रहा हूँ मैं। हम्म। तो हमें ये डेफिनेशन देना सही नहीं ना, जो बैक करता है। आजकल तो एयर सस्पेंशन यूज हो रहा है बस में, बड़ी बड़ी जो लग्जरियां बस होती है ना, एयर सस्पेंशन, तुमको पता ही नहीं चलता ब्रेकर कहाँ है, कब गया कब गया। पहले ज़माने में मतलब, आज पहले ज़माने में तो कुछ यूज़ नहीं होता था। फिर धीरे धीरे स्प्रिंग का चलन आया, स्प्रिंग का यूज़ किए, फिर लिक्विड वाला यूज़ करते थे। आजकल एयर सस्पेंशन यूज़ करते हैं। एयर सस्पेंशन सबसे बेस्ट सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन। आजकल मैग्नेटिक सस्पेंशन आने वाला है। मैग्नेटिक सस्पेंशन और खतरनाक सस्पेंशन, समझ में आ रहा है? पता ही नहीं चलेगा कब आया कब गया। पुराना गाड़ियों में चलना, आज के नए गाड़ियों में चलना, बस बस। बाइक की नहीं बात करूँ, बस की बात कर रहा हूँ। पुराना खटारा टाइप का बस, ब्रेकर से जब ऐसा लगता है कि कमर टूट गया, लगता है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा मीडियम में बैठना, हाँ थोड़ा ठीक लगा। और आज के मॉडर्न बस में बैठना जो एकदम लग्जरियस हो, पता ही नहीं चला ब्रेकर कब आया, क्योंकि वो सस्पेंशन कहीं के तो खेल है। खैर वो सब बात की बात है। स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। इलास्टिक मतलब कंप्रेस करने पर, करने पर जो होता है उसको बोला जाता है क्या, एक डिवाइस है जो क्या क्या करता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, स्टोरेज करता है। स्टोर करता है, स्टोरेज करता नहीं, स्टोर करता है। लिखोगे ये? कौन पूछेगा स्प्रिंग क्या है? कोई पूछेगा स्प्रिंग क्या है? मैं पूछता हूँ ताकि तुम क्लास में हो, इसलिए कोई नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। अरे समझ में आया क्या? कोई आया है? कहाँ कोई आया है? मैं क्या पूरा समझ में है? कोई नहीं पूछेगा बेटा स्प्रिंग पोटेंशियल, स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है? तो हम हमको पर नॉलेज होना चाहिए, एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है। क्या करता है? संग्रहित करता है, जिसको लिखने का मन लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और इलोंगेट। है कि नहीं? और जो मन में आए, अंग्रेजी का क्या। ये हमारा कौन सा लेंथ होता है भैया? नेचुरल लेंथ। कौन सा लेंथ होता है? अब स्प्रिंग में ना तो कोई कंप्रेशन है, ना तो कोई एलोंगेशन, ना तो कोई दबाव है, ना तो कोई तनाव है। कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी कुछ नहीं है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी क्या? तो मस्त है, इसको कोई टेंशन थोड़ी है। अब मैं क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड मतलब खींच दिया बेटा। अरे हाँ किया, तो खींचने पर यहाँ तक पहुँच गया, मान लो। देखो कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, हाँ कि ना? तो देखो यहाँ से हम कितना लेंथ पे आए, एक्स पे लेंथ में आए। अरे सही है क्या? तो जैसे हम यहाँ पर लाए तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा भैया। अरे हाँ कि ना भाई? जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो एक बार आवाज चेक कर लेगा क्या? तो ये अगर हम कंप्रेस किए तो स्प्रिंग से फोर्स इधर लगाएगा बेटा। इसका मतलब जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे स्प्रिंग फोर्स लगाता है। अगर मैं उसको इधर खींचता हूँ तो स्प्रिंग उधर लगाएगा, और अगर उधर मारूंगा तो स्प्रिंग, ये हर वस्तु में होता है, ये भी बताया था मैं शायद इलास्टिसिटी पढ़ाया था पढ़ाते पढ़ाते। हर वस्तु की एक प्रॉपर्टी होती है जहां तक वो अपने आप को स्प्रिंग जैसा बिहेवियर करता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। तो इसी प्रकार इस स्प्रिंग की भी एक लिमिट होगा। अब तुम यार जो तुम्हारे पेन में जो स्प्रिंग लगता है उसको बस में लगा दो। भाई तुम तो, भाई जब हम बात करें तो कंप्रेस होकर आ जाएगा। तो वो स्प्रिंग का भी एक वो क्या इलास्टिक लिमिट होती है। कौन से मटेरियल के यूज किए ये डिपेंड करता है। अरे उसका के कितना है ये डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं इस पे डिपेंड करता है। मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, सब पे डिपेंड करता है ना। उस बात पे हम नहीं आएंगे, लेकिन ये कभी कभी मन में आ जाता है ना, तो स्प्रिंग को भी लगा सकते हैं। समझ में आया? क्यों नहीं लगा सकते?
है यार। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, पता चला पेन में बस वाला स्प्रिंग लगा दी। पेन इतना मोटा पेन। मतलब बस का तो इतना ही इतना तो होता ही होगा। ट्रक का, बस नहीं ट्रक। ट्रक वाला भाई सब नहीं है। ट्रक का इतना होता होगा भाई स्प्रिंग। उसको लगा के कैसे लिखेगा? तो भाई अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग लेंथ, अलग अलग नंबर ऑफ टन्स, है कि नहीं? तो स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है किस पर डिपेंड करता है? यही बात बोल दिया मैंने। नहीं नहीं बोला क्या? अभी वही बात तो बोल दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? यही तो बोल दिया, नंबर ऑफ टन्स पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, कौन से मटेरियल का यूज किया गया इस पे डिपेंड करता है, इसी को डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ऐसा बोलते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो बेटा यहाँ पर एक हुक थे, कौन थे? अबे हुक्स, साइंटिस्ट का नाम है हुक्स लॉ। क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बोल रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के माइनस टाइम का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। एफ स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही हम लिख सकते हैं। ये शायद एक बार और बता चुका हूं मैं, रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं। तो एफ एस को जब हटाते थे यहाँ पर आ जाता है माइनस के एक्स बेटा, हाँ कि ना? ये के इज द एस एच एम कॉन्स्टेंट, हाँ कि ना? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, लेकिन सेम ऐसे दिखता था वहां पर भी। ये कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ गए क्या? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, एसएचएम कांस्टेंट नहीं है। दोनों में अलग अलग चीजें होती है। अरे दिखता तो सेम है। यहाँ स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज है, वहां पर एसएचएम की प्रॉपर्टीज होती थी। है? वहां पर कोफिशिएंट बोलना ज्यादा सही होगा, यहाँ तो क्या है, ये स्प्रिंग की बिहेवियर यही बताता है स्प्रिंग कांस्टेंट, है कि नहीं? ये हो गया हमारे। समझ में आया क्या? कहा जाता है? अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया? ग्राफ व्राफ तो बना ही लोगे यार, क्या ग्राफ बताऊं मैं इसका? बता ही चुका हूँ, ये ले ले ग्राफ। अरे ऐसे तो बनता है क्या? सॉरी, एफ वर्सेस एक्स है, ऐसे तो बनता है। इसका जो स्लोप होता है क्या देता है? स्लोप क्या देता है? क्या देता है, जानते हो कि नहीं? स्लोप का फॉर्मूला टेन थीटा भी होता है यार, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन भी होता है भाई, और एक चीज और होता है डी वाई बाई। तो इस पे क्या जाऊं, ये तो सब जा चुके हैं यार। हर चीज वही वही थोड़ी करते रहेंगे यार, कुछ नया चीज करेंगे। तो ये सब की बात चर्चाएं हो चुकी है, तो ये सब में नहीं जा रहा हूँ मैं। बाकी क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ही होगा, क्यों नहीं होगा? आगे बात करते हैं थोड़ा सा। कहा जाता है बेटा कि स्प्रिंग का जो, देखो, के एल दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? के एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेचुरल लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ये तो इसलिए कहा जाता है के प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एल, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला, मतलब जो ग्राफ बनेगा के वर्सेस एल का, तो इस प्रकार से बनेगा। हम्म अब सोच, नेचुरल लेंथ का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा? नेचुरल लेंथ का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फोर्स का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, हाँ कि ना? कम होगा, के का वैल्यू कम होगा। अब एक्स तो एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है। यही एक बार क्वेश्चन मुझसे कोई पूछा, मैं गलत बता दिया था उस टाइम, इतना ध्यान नहीं रहा। तो उसने बोला कि नेचुरल लेंथ का वैल्यू बढ़ाने पर फोर्स का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? फोर्स का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं आ रहा है। नेचुरल लेंथ का वैल्यू बढ़ाने पर फोर्स का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि क्या वैल्यू घट गया। ये देखना भाई, ये देख है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ के वन एल वन बराबर के टू एल टू, दैट इज इक्वल टू के एन एल एन। अरे हाँ कि ना? अभी ये बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा अब सोच, एक स्प्रिंग को मैं काट के एन इक्वल भागों में बांट दिया। एक स्प्रिंग था, क्या था बेटा? जिसकी के था और लंबाई एल था। ये के एल लिख दूं, ऐसा समझ जाएंगे। इट इज कट इनटू, छोटा दिख रहा है क्या इसमें? इट इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट। कितना पार्ट बेटा? एन इक्वल पार्ट। देन फाइंड आउट। तो सबका वो बताना कि देन क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। देन स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी हो? सही है क्या?
अब देख, मैंने n भागों में बांटा, 1 2 डॉट 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 n, हाँ कि ना। तो इसकी लंबाई हो गई l बाई एन, अरे हाँ कि ना। इसकी भी होगी l बाई एन, इसकी भी होगी। एक सेम ही मटेरियल तो है, तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होगा, अरे हाँ कि ना। और मुझे पता है के एल दैट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग की अगर बात करूँ तो के वन एल वन बराबर के टू एल टू, स्टार्टिंग में था के एल, हाँ कि ना। बाद में कितना होगा के डैश इंटू एल बाई एन, एल ने एन को, तो के डैश कितना हो गया बेटा एन के। उल्टा भी कर सकते हैं, एल एल लेंथ की, के एल लेंथ की एन स्प्रिंग को जोड़ दिए, तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होगी, लिखो यहाँ पे, जगह है क्या, ऐसे लिख दो यहां से, समझ जाओगे क्या थोड़ा बहुत। क्या बोला मैं, एक के एल है ना, दूसरा के एल, कहा कितना जोड़े हैं, एन को जोड़ दिए, अरे हाँ कि ना। फिर जो जोड़ने के बाद एक बना, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा ये पूछा गया है, और ये एल एन होगा, हाँ कि ना। तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे, तो यहां पर लिख दूं, कहां पर, यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, देख रहे हो, यहां लिख रहा हूं भाई, इफ एन इक्वल लेंथ एंड मटेरियल, समझ गए, आर ज्वाइंट या कनेक्टेड बोल सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं इसलिए ज्वाइंट लिख दिया मैं, दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, एक का लेना है भाई, सबका थोड़ी लेना है, के एल के डैश एन एल, हाँ कि ना। एल ने एल को, अरे एल ने एल के को नहीं, तो के डैश का वैल्यू कितना आ गया भैया, के बाई एन। इज इट क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, हाँ, एक स्प्रिंग था केल, केल समझ रहे हो, उसको दो भागों में बांटे, एक का लेंथ एल बाई फोर है, कितना है, दोनों का के बता, अरे आराम से कर सकते हैं, एल बाई एक, एल बाई फोर, थ्री एल बाई फोर हो गए, कराऊंगा, लिखो लिखो, अरे है तो जगह, बस जगह तो है क्या। एक स्प्रिंग था क्या भैया, के एल, हाँ कि ना, एक को एल बाई फोर में बांट दिया, तो दूसरा कितना बचेगा भैया, थ्री एल बाई फोर, इसका के डैश है और इसका के डबल डैश, तो के डैश एंड के डैश, के डबल डैश में रिलेशन बता, के डैश और के डबल डैश में रिलेशन बता, बस बात खत्म, टाटा बाय बाय सी यू, लिखो। अबे नहीं जा रहा हूँ, टेंशन मतलब, बहुत खुश हो रहे हो, हाँ हाँ हाँ। क्या, किसको बंद करूँ, हाँ वो उसमें तेरा आवाज नहीं आएगा, टेंशन मत ले, हाँ उससे कोई लेना देना नहीं, हम बना लेते हैं, हम बना लेते हैं कि नहीं रे, हाँ। अबे चुप, बगल वाली खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ चल सुना दे, एक गाना सुना तू, कोई भी एक गाना सुनाने तो आके दनादन, हाँ हाँ सुन तो रहा हूँ, तो उससे क्या लेना देना, हमको गाना सुनना है, हमको लय ताल से लेना देना नहीं होता है कि नहीं रे, हाँ जल्दी सुना, ये वाला सुना, वो साथिया तूने क्या किया, ये दादा किया, तू सोच ले 2 मिनट, एक बार बोर्ड भरने वाला फिर सुनाना, ठीक है, बैठ जा बैठ जा, तू और कुछ सुना रही है, कोई और कोई सुनाने वाले, हमारी छोटी सिंगर तो नहीं आई है, हाँ? नमन, खड़ा हो जा, नमन हो गया ना इधर, नहीं हुआ है, इतना देर में नहीं हुआ यार, चल नमन कुछ सुना यार, अच्छा उधर के डेस और के का वैल्यू आ गया,
के एल इक्वल टू के डेस इंटू एल बाई फोर, हाँ कि ना बेटा, और के एल इक्वल टू के डबल डेस थ्री एल बाई फोर, हाँ कि ना भैया। बस आगे देख, वन बराबर के डेस बाई के डबल डेस वन बाई थ्री, सही है क्या? अरे यार यही है क्या? सबका यही है? आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखो एक क्वेश्चन। A spring length L, spring constant K, a spring length L, spring constant K is cut into two parts, one part is n times of the other part, one part is n times of other part, then find out spring constant of all spring, then find out spring constant, क्वेश्चन समझ में आया? लेंथ एल दे दिया था क्या मैं? अरे नहीं, लेंथ की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, लेंथ को काट दो, स्प्रिंग कांस्टेंट के बस लिख लिया, ठीक है। लेंथ को काट दे। एक स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग नियतांक के है, एक स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग नियतांक के है को दो भागों में बांटा गया। स्प्रिंग नियतांक के है जिसे दो भागों में बांटा गया, यदि एक भाग दूसरे भाग का n गुना है, बांटा गया, दो भागों में बांटा गया जिसमें एक भाग दूसरे भाग का n गुना है, एक भाग दूसरे भाग का n स्मॉल n गुना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बताए, स्प्रिंग नियतांक बताए। n गुना है तो स्प्रिंग नियतांक बताए। चले आगे बढ़े। बोलो स्प्रिंग नियतांक कैसे निकालेंगे? चलो देखो पहले, एक था, मान लेते हैं इसकी लंबाई एल थी, कितनी थी बेटा? एल। हमको नहीं पता ना, मैं माना हूं, ये माना वाला है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया, मान लेते हैं दूसरे वाला का लेंथ एल डेस है, कितने है? तो इसका एल एल डेस है कि नहीं? और मुझे पता एल बराबर एन एल डेस प्लस एल डेस है, तो एल बाई एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू एल डेस। गलत लिखा हूं क्या मैं? अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट लिखते हैं इसका, इसका k1 ले लूं, इसका k2, तो k1 लिखेंगे क्या? k1 इंटू एल एल डेस दैट इज इक्वल टू के एल है, तो k1 इंटू एल, एल डेस का वैल्यू कितना है? एल अपॉन एन प्लस वन इंटू के एल, हाँ कि ना बेटा? एल ने एल को, तो k1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? के एन प्लस वन अपॉन एन। कुछ गलती किया हूं मैं? नहीं किया ना? उसी प्रकार दूसरे का क्या आ जाएगा? के टू एल, सॉरी के टू एल डेस इक्वल टू के एल, हाँ कि ना? के टू एल डेस का वैल्यू कितना है? एल अपॉन एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू के एल, एल एल को, के टू का वैल्यू कितना आ गया बेटा? के एन प्लस वन। इज इट क्लियर? बस ये लेंथ नहीं दिया था उसमें, मैं लेंथ गलती से दे डाला था, लेंथ नहीं दिया था तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आ चुका है। आगे लिखते हैं, ठीक है यहां तक। अच्छा एक चीज बता, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या क्या लिखते हैं? कि इसको हाफ के स्क्वायर एनर्जी या वर्क डन, वही लिखते हैं ना एनर्जी, या फिर क्या बोले, वर्क डन ऑन स्प्रिंग, यही होता है ना? बोल क्या होता है बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर, के को मैं लिख सकता हूँ एफ बाई एक्स, हाँ कि ना? तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, एफ स्क्वायर बाई टू एक्स, हाँ कि ना? हाँ एक्स की के, हाँ सही है। हम्म
सही है क्या? हम्म, की गड़बड़ कर दिए? अब सही है। हाँ। हम्म। 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 हाँ बोल रहे। जाने मन, चुपके चुपके, सारी दुनिया से चुपके, तुमने ऐसी बात कही, मेरा दिल खो गया, जाने अब क्या हो गया। आगे क्या है? जाने, छोड़ो, जाने देते। हो गया क्या, तुझे भूल जाना, जाना मुमकिन नहीं। हम्म, तुझे भूल जाना, जाना मुमकिन नहीं। ये जाड़ा का दिन आए अब, कैसे दिन नहीं। जाड़ा का दिन नहीं आया क्या? हम्म, नहीं आया है? अच्छा, कुछ लोग जाड़ा के नहीं, ठंड का दिन आया है। महान तेजस्वी लोग। हाकिरा। हम्म, है कि नहीं? मेरा होंठ कैसे लग रहा है? तुम लोग कभी, तुम लोग का क्या है, तुम लोग वो लगा लेते हो ना। लड़कियों को क्या लगा के आती है? कभी उनका कुछ होता ही नहीं। लिप बाम, लिप बाम तो हम लगाते हैं, लड़कियां लिपस्टिक लगाते हैं। नहीं, सही में उसको लगाने से होंठ नहीं फटता। फटता है क्या? नहीं फटता ना लिपस्टिक लगाने से। तो क्या लगाने से नहीं फटता? चलो, हो गया। हाँ। हाँ, लिखो। टू स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इन K2, टू स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, ब्रैकेट में लिखा K1 इज ग्रेटर देन K2। टू, क्या लिखे? टू स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा K1 इज ग्रेटर देन K2। K1 is greater than K2, are stressed, are stressed, then comment on their work done, when, if, then comment on their work done, मतलब विच वन मोर वाला कमेंट करना है। ठीक है, देन कमेंट ऑन देयर वर्क डन इफ, पहला, दे आर स्ट्रेस्ड फॉर सेम फोर्स, दे आर स्ट्रेस्ड, दे आर स्ट्रेस्ड सेम डिस्प्लेसमेंट, दे आर स्ट्रेस्ड सेम डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में दे आर स्ट्रेस्ड विथ सेम फोर्स। ठीक है? हैं? हैं? अब नींद में क्यों आ गया? हाँ, लिखो। दो स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग नियतांक K1 और K2 है, दो स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग नियतांक K1 एंड K2 है, दो स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग नियतांक K1 एंड K2 है, K1 एंड K2 है, ब्रैकेट कोष्टक में लिख लें K1 बड़ा है K2 से, K1 बड़ा है K2 से, इसे जिसे जिसे खींचा जाता है, जिसे
खींचा जाता है तो तो उस पर कार्य का तो उस पर कार्य पर टिप्पणी दीजिए। तो उस पर किए गए कार्य का टिप्पणी दीजिए। वो खींचा जाता है तो उस पर किया गए कार्य पर टिप्पणी कीजिए। यदि टिप्पणी कीजिए यदि टिप्पणी कीजिए यदि टिप्पणी कीजिए यदि पहला समान विस्थापन तक खींचा गया, समान विस्थापन तक खींचा गया। दूसरा समान बल से खींचा गया। पहला समान विस्थापन से खींचा गया, दूसरा समान बल से खींचा गया। ठीक है भैया, बोलो। है कुछ भी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दोनों को टिप्पणी कर दिया, एक साथ टिप्पणी कर दिया दोनों ने। देखो, देखे क्या? देखो हमको दिया है भैया K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका मतलब K1 किसका है? शॉर्ट का है। और K2 किसका है? लॉन्ग का है? नहीं आया समझ? अबे जिसका K ज्यादा उसका L कम, K L बराबर कांस्टेंट, जिसका K ज्यादा उसका। अच्छा, इन दोनों में कौन सी स्प्रिंग बड़ी है? K1 वाली की छोटी वाली? K2 वाली? K2 वाली बड़ी है। अबे K2 वाली ही तो बड़ी है। कैसे बात कर रहे हो? लिखा भी तो है दे। यार तुम लोग यार। K1 छोटी वाली, छोटी नहीं, छोटी छोटी, और K2 इज बड़ी वाली। हाँ कि ना भाई? अब सोचे। उसने बोला कि सेम डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन यही बोला है। पहला क्वेश्चन हमको दिया है एक्स बराबर कांस्टेंट, हाँ कि ना? तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू के, तो W1 प्रोपोर्शनल टू K1, W2 प्रोपोर्शनल टू K2। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब W1 इज ग्रेटर देन W2, W1 बाई W2 दैट इज इक्वल टू K1 बाई K2। अरे हाँ कि ना? अरे गलत बोला क्या मैं? इसका मतलब हमको छोटा वाले पे ज्यादा ज्यादा कार्य करना पड़ा कि बड़े वाले पे? छोटे वाले पे। तो वर्क डन ऑन छोटा वाला। अरे हाँ कि ना? वर्क डन ऑन छोटा वाला ग्रेटर देन वर्क डन ऑन बड़ा वाला। मतलब बेटा अगर सेम डिस्प्लेसमेंट तक हमको खींचना है तो छोटा वाला जो स्प्रिंग होता है उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। होता है कि नहीं होता? अगर खींच के देखने लगता है ज्यादा फोर्स उसमें, ज्यादा वर्क, वर्क फोर्स नहीं, वर्क। गलत बोला मैं? हाउ बोलते हैं कई लोग, हाउ गलत बोले। अरे समझ गए यहाँ तक? अरे दूसरे की बात कर दूं, दूसरे की? अरे दूसरे की बात कर दूं क्या? दूसरा क्या बोला बेटा? फोर्स कांस्टेंट, हाँ कि ना? तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू 1/k। देख ये कांस्टेंट, ये कोई गड़बड़ कर दिया मैं? दिल्लू जल्लू, तो मूवी देखने आया है, मूवी देखने आया जल्लू तो, है कि नहीं जल्लू? अरे हाँ कि ना? तो W1 बाई W2 दैट इज इक्वल टू K2 बाई K1। अरे हाँ कि ना? और हमको पता है क्या बड़ा है? K1 बड़ा है K2 से, है? इसका मतलब W2 बड़ा होगा W1 से। अगर सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो बड़े वाले पर फोर्स ज्यादा, बड़े वाले पे ज्यादा है। देख छोटो घूसा दूंगा मैं। अबे W2 ज्यादा है कि W1? W2 छोटे पे कि बड़े पे? और W1 छोटे पे कि बड़े पे? तो किस पे वर्क डन ज्यादा? बड़े पे ज्यादा। सेम फोर्स से खींचेंगे तो सेम फोर्स, कैसे फोर्स? सेम फोर्स से खींचेंगे तो वर्क डन किस पे ज्यादा है? बड़ा वाले पे, हाँ कि ना? किससे? छोटे वाले। यार डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, फोर्स सेम। ठीक है, तो किस पे ज्यादा और किस पे कम? मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स बोल रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ।